क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप भूगोल में 70 में 70 अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, एक नंबर का। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिनका उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना रहता है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना रहता है। और प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना रहता है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र प्रश्न पूछे जाते हैं, और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, मानव विकास का उपागम है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मानव विकास के उपागम कितने होते हैं। तो मानव विकास के उपागम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 4। कौन कौन से? आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो मानव विकास का उपागम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनी है? क्या झेलम नदी पर बनी है, यमुना पर, सतलुज पर, या फिर ब्यास? तो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सतलुज नदी पर बनी है। गा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? कमेंट करेंगे। केरल, जम्मू कश्मीर, गोवा, बिहार। तो भारत के केरल राज्य में जन्म दर सबसे कम है। भारत के केरल राज्य में जन्म दर सबसे कम है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, श्वेत क्रांति संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से, रबड़ उत्पादन से, चावल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति मेरे प्यारे बच्चों संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत माने सफ़ेद होता है, ध्यान रखेंगे, और दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो बिल्कुल आप पहचान लेंगे, ठीक है। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। अब यहाँ पर श्वेत क्रांति से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं उनको मैंने लिखा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। पूछता है एग्जाम में, श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से। श्वेत क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी? तो 1970 के दशक में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 5 है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है? क्या झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का कौन सा? उड़ीसा। आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। प्रश्न नंबर 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है। आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो जमशेदपुर, भिलाई और बोकारो। ठीक है, ये क्या है, ये औद्योगिक नगर हैं। जमशेदपुर, भिलाई और बोकारो ये क्या हैं, ये औद्योगिक नगर हैं। यहाँ पर पूछा नहीं है तो शिमला नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। शिमला एक पर्यटन, प्रशासनिक राजधानी और शैक्षणिक केंद्र है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, मलिन बस्तियां सर्वाधिक हैं महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में। तो मलिन बस्तियां सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हो गए 8 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से आपको उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रत्येक उत्तर का लगभग आपको उत्तर देना है 20 शब्दों में, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। तो 9 नंबर प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव समाज, उनकी गतिविधियों, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करती है। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव समाज, उनकी गतिविधियों, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करती है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, खनन की 2 विधियों के नाम लिखिए। यहाँ से 2 अंक मिलेंगे। खनन की 2 प्रमुख विधियाँ निम्न है। पहला है खुली खादान खनन, उसके बाद दूसरा है भूमिगत खनन। पहला है खुली खादान खनन और दूसरा है भूमिगत खनन। ठीक है, तो खनन की ये 2 विधियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक निम्नलिखित थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं, आय जिसको बोलते हैं इनकम, स्वास्थ्य जिसको बोलते हैं हेल्थ, शिक्षा जिसको बोलते हैं एजुकेशन, सतता और समानता। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक है आय, स्वास्थ्य, शिक्षा और सतता और समानता, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, घरेलू कुटीर उद्योग क्या है? तो घरेलू कुटीर उद्योग वे छोटे उद्योग हैं जो परिवार के सदस्यों द्वारा घर पर ही कम पूंजी, सादे उपकरणों और स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके चलाए जाते हैं। ठीक है, घरेलू कुटीर उद्योग वे छोटे उद्योग होते हैं जो परिवार के सदस्यों द्वारा घर पर ही कम पूंजी लगाकर सादे उपकरणों और स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके चलाए जाते हैं। फिर 12 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, व्यापारिक केंद्र किन्हें कहा जाता है? तो व्यापारिक केंद्र वह स्थानीय क्षेत्र होते हैं जहां व्यापारिक गतिविधियां जैसे खरीद, बिक्री, विनिमय और वाणिज्यिक लेन देन बड़े पैमाने पर संपन्न होते हैं। व्यापारिक केंद्र वह स्थानीय क्षेत्र होते हैं जहां व्यापारिक गतिविधियां जैसे बिक्री, खरीद, विनिमय और वाणिज्यिक लेन देन बड़े पैमाने पर संपन्न होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, प्रतिभूमि के प्रकार बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रतिभूमि के 2 प्रकार हैं, पहला है स्थायी प्रतिभूमि और दूसरा अस्थायी प्रतिभूमि। तो स्थायी प्रतिभूमि होता है वह भूमि जो लंबे समय से कृषि के लिए उपयोग में नहीं लाई गई हो, वह भूमि जो अधिक समय से कृषि के लिए उपयोग में नहीं लाई गई हो, अर्थात लंबे समय से उस पर खेती नहीं किया गया हो। और अस्थायी प्रतिभूमि वह भूमि जो कुछ समय के लिए कृषि से खाली छोड़ी जाती है ताकि मिट्टी की उर्वरता पुनः प्राप्त हो सके, वो होती है अस्थायी प्रतिभूमि। ठीक है, अंतर समझ में आ गया। स्थायी प्रतिभूमि होती है वह भूमि जो लंबे समय से कृषि के लिए उपयोग में नहीं लाई गई हो, अर्थात ऐसी भूमि जिस पर बहुत दिनों से खेती नहीं किया गया हो, वो होती है अस्थायी प्रतिभूमि। अस्थायी प्रतिभूमि वो होती है जो कुछ समय के लिए कृषि से खाली छोड़ जाती है, यानी कुछ समय के लिए कृषि यानी खेती नहीं किया गया हो ताकि मिट्टी की उर्वरता पुनः प्राप्त हो सके, उसे कहते हैं अस्थायी प्रतिभूमि। इसके बाद में 15 नंबर प्रश्न है,
भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो भारत में जल प्रदूषण के 2 प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला कारण है उद्योगों का अपशिष्ट। उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक और विषैले पदार्थ बिना शोधन के नदियों और जलाशयों में छोड़े जाते हैं। दूसरा है घरेलू अपशिष्ट। घरों से निकलने वाला सीवेज, गंदा पानी और कचरा सीधे जल स्रोतों में बहा दिया जाता है। इसके बाद 16 नंबर है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वह परियोजना है जिसमें एक ही नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पेयजल आपूर्ति और जल प्रवाहन जैसे अनेक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। भारत में जल संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारत में जल संरक्षण के उपायों में वर्षा जल संचयन करना, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जलाशयों और नदियों की सफाई, टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का उपयोग करना, जल प्रबंधन शिक्षा और जन भागीदारी शामिल है। साथ ही अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और सतत जल उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के 4 लाभ लिखिए। तो इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के 4 प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है सिंचाई सुविधा। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए जल उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाया जाता है। पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को पेयजल प्रदान करना। हरित क्रांति, रेगिस्तानी भूमि को उपजाऊ बनाकर हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया। जलवायु सुधार, वृक्षारोपण और हरियाली से मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया गया। नंबर प्रश्न है, स्वच्छंद उद्योग की व्याख्या कीजिए। तो स्वच्छंद उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जो किसी स्थान विशेष पर सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अपने उत्पादन की प्रक्रिया और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए व्यापक स्थानों पर फैला होता है। यह उद्योग आमतौर पर बाजार की मांग और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर चलता है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विकास सूचकांक एक संकेतक है जिसका उपयोग देशों के लोगों की समग्र भलाई और सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह 3 प्रमुख घटकों पर आधारित होता है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा का स्तर और तीसरा है आर्थिक आय। तो जीवन प्रत्याशा में लोगों की आय और जीवन स्तर को मापता है। शिक्षा का स्तर पढ़ाई की औसत अवधि और साक्षरता दर को मापता है। आर्थिक आय व्यक्ति की औसत आय को मापता है। ठीक है। इसके बाद में है अगला प्रश्न 21 नंबर, मिश्रित कृषि क्या है। मिश्रित कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मिश्रित कृषि वह प्रकार की कृषि है जिसमें एक ही खेत में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। मिश्रित कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है विविधता, एक साथ फसलें और पशुपालन करके जोखिम को कम किया जाता है। संपन्नता, यह कृषि पद्धति खाद्य सुरक्षा और आय को सुनिश्चित करने में मदद करती है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, साझा संपत्ति किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साझा संपत्ति वे संसाधन होते हैं जो आम जनता के लिए खुले होते हैं और किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं होते, बल्कि समाज के सभी सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। भारत में 4 प्रमुख साझा संपत्ति संसाधन हैं, नदियाँ, वन, समुद्र तट और वायु। ये सभी संसाधन सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मानव भूगोल का अर्थ है मनुष्यों और उनकी गतिविधियों का भूगोल। यह शाखा मनुष्य के समाज, संस्कृति, आर्थिक क्रियाकलापों, जनसंख्या वितरण और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ बातचीत का अध्ययन करती है। मानव भूगोल में न केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं की जांच होती है, बल्कि यह भी समझने की कोशिश की जाती है कि कैसे मनुष्य अपने आसपास की भूमि, जलवायु, संसाधनों और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। प्रकृति में इसमें भौगोलिक कारकों और मनुष्यों के बीच संबंधों की गहरी जांच होती है।
क्षेत्र की दृष्टि से मानव भूगोल विभिन्न स्थानों और उनसे जुड़ी मानव गतिविधियों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए विभिन्न देशों, शहरों या राज्यों की मानव गतिविधियां क्षेत्रीय स्तर पर कैसे भिन्न होती हैं, या इस विषय में महत्वपूर्ण अध्ययन है। फिर अथवा करके दिया है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की संक्षेप में विवेचना कीजिए, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच सड़क नेटवर्क को मजबूत करना है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2 और 3 और 4 के मेल से बनाई गई है, जो देश के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, पहला, संपर्क और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, जिससे व्यापार, परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिले। दूसरा है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, क्योंकि यह बड़े आर्थिक केंद्रों के बीच सुचारू संपर्क सुनिश्चित करती है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी इससे होगा, क्योंकि बेहतर सड़क नेटवर्क इन क्षेत्रों को मुख्य शहरों से जोड़ेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से न केवल आर्थिक विकास से मदद मिलती है, बल्कि यह रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न, संसाधन संरक्षण क्या है? ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय समझाइए। संसाधन संरक्षण का तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक उपयोग, हानि और दुर्लभता से बचाव करना, ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपायों में शामिल है। अगला हेडिंग है ऊर्जा की दक्षता बढ़ाना। इसमें लिखेंगे उपकरणों और मशीनों में ऊर्जा दक्षता तकनीकों का उपयोग करना, जैसे कि ऊर्जा बचत युक्त बिजली उपकरणों का प्रयोग, पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास, कम उपयोग वाली तकनीकों को अपनाना, ऊर्जा संरक्षण तकनीकों जैसे कि टैपरिंग, लाइटिंग, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा कुशल यातायात प्रणालियों को अपनाना। चौथा है रेनवेस्ट एनर्जी का उपयोग, अपशिष्ट ऊर्जा का पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग के माध्यम से ऊर्जा की बचत करना। फिर है स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा खपत की निगरानी और प्रबंधन के लिए स्मार्ट मीटरिंग का उपयोग करना। इन उपायों से ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। इसके बाद अथवा करके इसमें दिया है, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। तो ग्रामीण बस्तियां भूमि और भौगोलिक स्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं में भिन्नता को दर्शाती हैं। पहला है कम्पैक्ट बस्ती। यह बस्ती घनी बस्ती होती है, जहाँ घरों के समूह एक साथ बने होते हैं, सामान्यतः कृषि भूमि के पास होती है और भूमि उपयोग अधिक कुशल होता है। विकृत बस्ती, इस प्रकार की बस्ती खेतों और जंगलों के बीच फैली होती है, जहाँ पर थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं। यह बस्ती अधिक आत्मनिर्भर कृषि गतिविधियों के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद है सामुन झील किनारे की बस्ती। यह बस्ती जल स्रोतों के पास स्थित होती है, जैसे कि नदियाँ, तालाब या झीलें। यहाँ कृषि और जल आधारित गतिविधियाँ प्रमुख होती हैं। ग्राम पंचायत बस्ती, ये बस्तियाँ प्रशासनिक केंद्रों के पास स्थित होती हैं, जहाँ सरकारी कार्यालय, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। घाटी बस्ती, यह बस्ती पहाड़ियों के बीच या नदियों के किनारे स्थित होती हैं, जो प्राकृतिक संरचनाओं के आधार पर भूमि उपयोग को प्रभावित करती हैं। इसके बाद है 25 नंबर प्रश्न, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इस राज्य की राजधानी ईटानगर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र नरौरा। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इसके बाद है 26 नंबर प्रश्न, ये भी 5 अंक का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत। विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया। जापान का राजधानी नगर टोक्यो। दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी अमेजन नदी। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप अंटार्कटिका। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।